तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। नाइव्स क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, टॉल ट्रीज, लंबे पेड़। थिंक ऑफ सम टॉल ट्रीज यू हैव सीन। कुछ ऊंचे पेड़ों के बारे में सोचिए जिन्हें आपने देखा होगा या देखा है। यू फाइंड देम इन विलेजेस। आप इन्हें गांव में देखोगे, बगीचों में देखोगे, मतलब इन गार्डन्स। ऑन द रोड साइड, रोड के किनारे देखोगे। इन टाउन्स, कस्बों में देखोगे। इन फॉरेस्ट, जंगलों में। एंड ऑन माउंटेन स्लोप, जो पर्वत के ढलान होते हैं ना, पहाड़ों के ढलान, वहां देखोगे आपने या देखते ही हो। एंड मे बी यू इवन हैव वन सच ट्री इन योर कोर्टयार्ड। और शायद आपके आंगन में भी एक ऐसा पेड़ हो। हैव यू एवर ऑब्जर्व ट्रीज केयरफुली। क्या आपने कभी पेड़ों को ध्यान से देखा है? हैव यू नोटिस्ड हाउ ट्रीज साइलेंटली ऑफर केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑल। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे पेड़ चुपचाप सभी की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट what he poet thinks of when he looks at tall trees। ऊंचे, है ना, या ऊंचे पेड़ों को देखकर कवि क्या सोचता है, यह जानने के लिए कविता पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं। ही इमेजिन्स देम टू बी वॉचिंग, शेल्टरिंग एंड पीपिंग लाइक ह्यूमन बींग्स। वह सोचता है, कल्पना करता है कि वे भी मनुष्य की तरह हमें देख रहे हैं, आश्चर्य मतलब रहते हैं, और झांक रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं हमें, यह हमारी एक्टिविटी को। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं हम। पहला, रीड एंड एंजॉय द पोएम। पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे पोएम को। एक्सप्लेनिंग द थीम ऑफ द पोएम। पोएम की जो थीम है, जो विषय है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड है, पिक आउट द वर्ड्स एंडिंग इन सिमिलर साउंड्स एट द एंड ऑफ लाइन्स। कह रहे हैं कि पंक्ति के अंत में समान ध्वनि में समाप्त होने वाले शब्दों को चुनेंगे हम। समान ध्वनि वाले है ना, सिमिलर जो वर्ड होते हैं उसको हम चुनेंगे। Explain how words ending in similar sounds add rhyme and flow to a composition। जैसे rhyming words होते हैं ना, वो हम सीखेंगे इसमें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पर्सनिफिकेशन। व्यक्तित्व की पहचान करेंगे हम। पर्सनिफिकेशन होता है किसी व्यक्तित्व की पहचान करना। Explain how personification adds a new meaning to the poem and relates it to the words of human, word of human। तो व्याख्या करेंगे कैसे व्यक्तित्व की कविता में एक नया अर्थ जोड़ता है और मनुष्यों की दुनिया से कैसे जोड़ता है। नेक्स्ट है फील द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द नेचर एवरीवेयर। हर जगह प्रकृति की प्रबल उपस्थिति को महसूस करेंगे। मतलब क्या है कि जो प्रकृति हमारे आसपास में है वो बहुत प्रबल है, मतलब हर जगह हमें प्रकृति ही नजर आती है। रिकॉग्नाइज द वैल्यूज ऑफ केयरिंग एंड प्रोटेक्शन एज एक्सप्रेस्ड बाय नेचर। प्रकृति द्वारा व्यक्त की गई देखभाल और सुरक्षा के मूल्यों की पहचान करेंगे। तो प्रकृति हमारी ख्याल रखती है, हमारी सुरक्षा प्रदान करती है, उसके बारे में भी देखेंगे हम। तो 4.1, लेट अस रीड द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉल ट्रीज with their feet in the earth and their heads in the sky, the tall trees watch the clouds go by. When the dusk sends quickly the birds to rest, the tall trees shelter them safe in a nest. And then in the night, with the tall trees peeping, the moon shines down on a world that's sleeping। एलिन मैथियाज। हिंदी मतलब समझते हैं हम। धरती में अपने पैरों के साथ और उनके सिर आकाश में ऊंचे पेड़ देखते हैं। बादल चले जाते हैं जब शाम जल्दी भेजती है। आराम करने के लिए पक्षी पेड़ उन्हें आश्रय देते हैं, घोंसलों में सुरक्षित। और फिर रात में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के झांकने से चांद नीचे चमकता है और सो रही दुनिया में। यहाँ पर इसका हिंदी मतलब एक्चुअली भी कविता है, तो कविता की हिंदी ऐसी होती है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे आगे, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को समझते हैं। कहाँ से हमारा विद देयर फीट से लेकर क्लाउड्स गो बाई, विद देयर से लेकर क्लाउड्स गो बाई तक, यहाँ तक हमें देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। By saying that the trees have their feet in the earth and their heads in the sky, the poet conveys to the reader that the trees are very very tall। यह कहते हुए वृक्षों के पैर पृथ्वी और
सिर आकाश में होते हैं। कवि पाठक को संदेश देता है कि वृक्ष बहुत बहुत ऊंचे हैं। मतलब क्या, जो पेड़ खड़े हैं पृथ्वी को टच कर रहे हैं और आसमान को, आकाश को की तरफ सिर झुका के हैं। द पोएट लुक्स एट द टॉल ट्रीज एंड फील्स दैट दे आर स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द क्लाउड्स एज दे पास। मतलब कह रहे हैं कवि ऊंचे पेड़ों को देखता है और महसूस करता है कि वे खड़े हैं और बादलों को गुजरते हुए देखते हैं। Do you notice? Do you notice that she also describes the trees as if they were human beings and heads and feet and even eyes to see things around them? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वह पेड़ों का भी वर्णन इस तरह करती हैं जैसे कि वे सिर और अपने पैर वाले इंसान हों। जैसे सिर, इंसान के पास सिर होता है और पैर होते हैं ना, वैसे ही यहाँ तक कि अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए उनके पास आंखें भी हैं। मतलब इंसानों की तरह आंखें भी हैं। Why does the poet compare the tall trees to human beings? तो कवि ऊंचे वृक्षों की तुलना मनुष्य से क्यों करता है? Does the poet see some other similarity between human beings and tall trees? क्या कवि मनुष्य और ऊंचे वृक्षों में कुछ और समानता देखता है? Maybe she feels that some human beings are like the tall trees that are strong, tall and powerful. हो सकता है कि उसे लगे कि कुछ मनुष्य ऊंचे पेड़ों की तरह मजबूत, ऊंचे और शक्तिशाली हैं। आगे पढ़ते हैं। Like the tall trees that have their feet in the ground, these empowered human beings are humble, kind and caring towards those who need their help. जैसे ऊंचे पेड़ों के पैर जमीन में होते हैं, ये सशक्त इंसान विनम्र, दयालु और उनमें लोगों की देखभाल करने वाले होते हैं जिन्हें उनकी मदद की जरूरत होती है। ठीक है। हाँ, हम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। एम्पावर्ड ह्यूमन बींग्स मतलब जो सशक्त पावरफुल इंसान होता है उसको हम कहते हैं। काइंड दयालु होते हैं। और केयरिंग मतलब ख्याल रखना। किसको ख्याल रखना? टूवर्ड दोज हु नीड देयर हेल्प, उनकी ख्याल रखते जिनको उनकी जरूरत होती है, जिनको उनकी जरूरत होती है उसकी ख्याल रखते हैं। आगे चलते हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1। अब जो हमने अभी पैसेज पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, उसके आंसर्स देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ द ट्री डज द पोएट डिस्क्राइब एज इट्स हेड एंड फीट? वाई? तो कवि ने पेड़ के किन हिस्सों को उसके सिर और पैर के रूप में वर्णित किया है, डिस्क्राइब किया है और क्यों किया है? आंसर देखते हैं। द पोएट इज visualizes the top of a tree as its head and compares its root, जो उसके रूट्स होते हैं ना, टू ह्यूमन फीट। कहते हैं कि कवि एक पेड़ के शीर्ष और उसके सिर के रूप में देखता है और उसकी जड़ों की तुलना मानव पैरों से करता है। द पोएट हैज personified tall trees as tall human beings. कवि ने ऊंचे वृक्षों को ऊंचे मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। जैसे बड़े मनुष्य होते हैं उसी तरह बड़े पेड़, इस तरह से हमें बताया गया। द ट्रीज आर सो टॉल दैट देयर हेड्स seem to be close to the clouds, but their feet means roots, are firm and steady in the earth. पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि उनके सिर बादलों के करीब लगते हैं, लेकिन उनके पैर मतलब जड़ें जमीन में दृढ़ मतलब फिक्स और रुके हुए होते हैं, स्थिर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज फीट इन द अर्थ? फ्रेज फीट इन द अर्थ का क्या मतलब है? कंटेक्स्ट ऑफ ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब ट्रीज के संदर्भ में, पेड़ों के संदर्भ में। आंसर देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टॉल ट्रीज द फ्रेज फीट इन द अर्थ मीन्स, अब आंसर यहां से शुरू हो रहा है, दैट द रूट्स ऑफ ट्रीज आर गोइंग अंडर द ग्राउंड टू गिव देम अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो कह रहे हैं कि मुहावरे का अर्थ है कि वृक्षों की जड़ें जमीन के नीचे जा रही हैं ताकि उन्हें एक मजबूत पकड़ मिल सके। हम कहते हैं ना, जितनी जड़ें मजबूत होती हैं
वो पेड़ उतना ही लंबा चलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ पहला पार्ट है, इसका बी पार्ट भी देखेंगे हम। What do you think the phrase feet in the earth might mean in the context of a person who is tall, empowered, like the tall trees? आपको क्या लगता है कि feet in the earth जो भी उन्होंने बोला था वाक्यांश पर, व्यक्ति के संदर्भ में क्या अर्थ हो सकता है जो ऊंचे पेड़ों की तरह लंबा और सशक्त है, मजबूत है? आंसर देखते हैं। द फ्रेज फीट इन द अर्थ कन्वेज डिफरेंट मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए पर्सन। तो पैरों में धरती वाक्यांश एक व्यक्ति के संदर्भ में अलग अर्थ बताता है। क्या बताता है आगे देखते हैं। अ टॉल पर्सन, एक लंबा आदमी। अ पर्सन विद पावर, पोजीशन, इन्फ्लुएंस, वेल्थ, हु डज नॉट लूज हिज या हर हेड ओवर हिज सक्सेस और हिज पोजीशन ऑफ पावर कुड बी रेफर्ड टू एज हैविंग हिज हर फीट इन द अर्थ। मतलब क्या है कि लंबा व्यक्ति जो मजबूत हो, जिनकी अच्छी स्थिति हो, प्रभाव उनका हो, धन वाला भी हो व्यक्ति हो, जो अपनी सफलता या अपनी शक्ति की स्थिति पर अपना सिर नहीं खोता है ना, मतलब जो बात कहती है वो करता है, पैसे नहीं देखता, फिर बस अपनी क्या देखता है, सिर देखता है, अपनी इज्जत देखता है, उसे पृथ्वी में उसके पैर होने के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, हम संदर्भित कर सकते हैं। उसका सिर ऊंचा हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हिज हेड मे बी हाई बट हिज फीट आर ऑन द ग्राउंड। ही शी इट नेवर फॉरगेट्स दैट ही और शी इज एन ऑर्डिनरी। तो उसका सिर ऊंचा हो सकता है लेकिन उसके पैर जमीन पर हैं। वह कभी नहीं भूलता कि वह किसी और की तरह साधारण व्यक्ति है। जैसे पेड़ इतने लंबे लंबे होते हैं, चारों तरफ देख रहे होते हैं, उसी तरह एक एम्पावर्ड इंसान जो होता है वो, उसे पता होता है कि वो भी एक साधारण इंसान है, भले ही चाहे कितने पैसे और शोहरत हो उसके पास। इंसान हमेशा मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा भी सुना होगा आपने। बी पार्ट देखते हैं। हैव यू मेट और डू यू नो सच अ पर्सन? क्या आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो या कभी मिले हो? वाई डू यू थिंक दैट दिस पर्सन इज लाइक ए टॉल ट्री? कि आपको लगता, ऐसा क्यों लगता है कि व्यक्ति एक ऊंचे पेड़ जैसा है? आंसर देखते हैं हम। यस, लगता है। आई हैव मेट ए पर्सन, मैं एक आदमी से मिला हूँ। आई थिंक दैट हिज पर्सन इज लाइक ए टॉल ट्री बिकॉज ऑफ हिज हाइट। वो बहुत लंबा था, ठीक है, वो पेड़ों जैसा दिख रहा था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। इन व्हाट वेज डू द ट्रीज बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स इन द पोएम? कविता में पेड़ किस तरह इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं? तो आंसर देखते हैं। द पोएट थिंक्स ऑफ टॉल ट्रीज एज ह्यूमन बींग्स। तो कवि ऊंचे वृक्षों को मनुष्य मानता है। ही फाइंड्स देम बिहेविंग लाइक ह्यूमन बींग्स। तो वह उन्हें इंसानों की तरह व्यवहार करते हुए पाता है। The tall trees watch the clouds and the things around them as humans do. प्राणी ऊंचे पेड़, बादलों और उनके आसपास की चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे इंसान देखते हैं। They offer shelter to birds and keep a watch over the sleeping world like night watchmen. तो वे पक्षियों को आश्रय देते हैं, शेल्टर देते हैं रहने के लिए, और रात के पहरेदारों की तरह सोई हुई दुनिया पर नजर रखते हैं। डू यू नो पढ़ते हैं हम, इसमें मजा आएगा पढ़ने में। सम टॉल ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट कैन बी मोर देन 100 feet tall, but most of tall trees around us in India grow to a height of about 40 feet. कह रहे हैं कि वर्षा वनों में, ठीक है, जहां पर बारिश होती है उसे वन में, कुछ पेड़ 100 फीट से अधिक लंबे हो सकते हैं, लेकिन भारत में हमारे आसपास के अधिकांश ऊंचे पेड़ जो है वो 40 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। ठीक है, जहां पर बारिश ज्यादा होती है जंगलों में, वहां 100 फीट के भी या 100 फीट से ज़्यादा भी लंबे पेड़ उगते हैं, और इंडिया में नॉर्मली कितने होते हैं, 40 फीट तक बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड एज टॉप 3 टालेस्ट स्पीसीज ऑफ ट्रीज। तो जो सबसे ऊंचे पेड़ की जाति है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कोस्ट रेडवुड 379.1 फीट, कैलिफोर्निया यूएसए में होता है। ऑस्ट्रेलियन माउंटेन एश 326.8 फीट, ठीक है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में होता है। थर्ड है कोस्ट
डॉगलस फिर 326.1 फीट है ना, ओरेगॉन यूएसए में होता है। ये इतने लंबे लंबे फीट होते हैं, मतलब इतने इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। 379 फीट, सोचो। अच्छा, द ओल्डेस्ट ह्यूमन प्लांटेड ट्री विद नोन प्लांटिंग डेट इज श्री महाबोधि सेक्रेड ट्री इन अनुराधापुरा श्रीलंका इन 2293 ईयर्स ओल्ड। कह रहे हैं कि एक ज्ञात रोपण तिथि के साथ सबसे पुराना मानव लगाया हुआ जो वृक्ष है, मतलब मानव द्वारा सबसे पुराना जो वृक्ष है अनुराधापुरा श्रीलंका में लगाया गया है श्री महाबोधि पवित्र वृक्ष। कितना साल पुराना है? 2293, 2293 ईयर्स ओल्ड है। This tree was planted from a cutting of the original Bodhi tree in Gaya. The cutting was carried by Emperor Ashoka's daughter Sanghmitra to Sri Lanka. कह रहे हैं इस पेड़ को गया में मूल बोधि वृक्ष की कटाई से लगाया गया था, मतलब काट के लगाते हैं ना वैसा, कटिंग जिसको कहते हैं। कटिंग को सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा श्रीलंका ले गई थी और वहां पर लगाया था। यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, इट टेक्स 100 ईयर्स टू 3000 ईयर्स फॉर ए बोधि ट्री टू ग्रो फुली। तो 100 से 3000 साल का समय लेता है बोधि ट्री पूरी तरह से बढ़ने के लिए। लेट अस डू 4.1 देखते हैं। नेचर टेक्स केयर ऑफ अस, लेट अस टेक केयर ऑफ नेचर। मतलब क्या? प्रकृति हमारी देखभाल करती है, आइए प्रकृति की देखभाल करते हैं। कौन? हम करते हैं। लुक अराउंड योर हाउस एंड डिसाइड हाउ कैन, है ना, हाउ यू कैन इम्प्रूव द एनवायरमेंट ऑफ योर एरिया। हेयर आर सम सजेशंस। अपने घर के चारों ओर देखें और तय करें कि अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में पर्यावरण के पर्यावरण को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और कुछ सुझाव यहाँ पर दिए हैं। पहला क्या कह रहा है? स्टार्ट अ कैंपेन, एक अभियान शुरू करो टू कीप द ड्रेन्स क्लीन। एक यहाँ पर कीप होगा, KEEP, कीप द ड्रेन्स क्लीन। जो नाले होते हैं ना उसको साफ करने का एक अभियान शुरू करना चाहिए हमें। स्टार्ट अ कैंपेन फॉर डिस्पोजल ऑफ आवर, है ना, और होल्ड गार्बेज इन द राइट मैनर। तो जो कूड़ा होता है उसको हमें सही से डिकम्पोज या डिस्पोजल करने का तरीका, है ना, उसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए। कैंपेन अच्छा होना चाहिए। टेक केयर ऑफ प्लांट्स, तो पौधों की देखभाल करनी चाहिए। 4.2.2 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम। व्हेन द डस्क से लेकर इन द नेक्स्ट तक। द पोएट गिव्स एन इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ नेचर इन दिस स्टैंजा। मतलब कवि ने इस श्लोक में, स्टैंजा में, प्रकृति का एक एकीकृत चित्र देता है। एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड, मतलब टोटल सम करके, सभी को जोड़ कर, या हम कह सकते हैं इकट्ठा एक साथ पिक्चर देता है। किसका? नेचर का। इन द इवनिंग ऑफ डार्केनिंग स्काई ड्राइव्स द बर्ड्स टू द सेफ्टी ऑफ देयर होम्स इन द ट्रीज। शाम को काला आसमान पक्षियों को पेड़ों में अपने घरों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। मतलब कहता है कि अब आ जाओ, यहाँ आराम करो। इन दिस वे, इस तरीके से, द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द नेचर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड शेल्टर टू द बर्ड्स। इस प्रकार प्रकृति के विभिन्न तत्व या विभिन्न अलग अलग तरीके पक्षियों को आराम और आश्रय प्रदान करने के लिए एक दूसरे को पूरक है। मतलब वो उनको आराम देते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं उनका। इंटेक्स क्वेश्चन 4.2। अब इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखते हैं। व्हाट टाइम ऑफ द डे डज द पोएट रेफर टू इन दिस स्टैंजा। कवि इस श्लोक में दिन के किस समय का उल्लेख करता है। पिक आउट द वर्ड दैट इंडिकेट द टाइम, तो उस शब्द को चुनिए जो समय को बताता है, इंडिकेट करता है। हिंदी में कहते हैं इंगित करता है। तो ये शाम की बात करता है, इवनिंग की बात करता है, डस्क, है ना, जो बेला है, गोधली बेला, उसकी बात करता है। दूसरा है डिस्क्राइब द टू इमेजेस दैट द पोएट हैज क्रिएटेड थ्रू पर्सनिफिकेशन इन दिस स्टैंजा। तो इस श्लोक में कवि ने व्यक्तित्व के माध्यम में दो चित्र बनाए, उसका वर्णन करना है हमें। डस्क एज पर्सन सेंडिंग अवे
द बर्ड्स टू शेल्टर, ट्रीज प्रोवाइड नेस्ट्स फॉर बर्ड्स टू रेस्ट। पक्षियों को आश्रय में भोजन भेजने वाले व्यक्ति के रूप में शाम या पेड़ पक्षियों को आराम करने के लिए घोंसले प्रदान करना। ठीक है, तो अब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं। कहाँ से स्टार्ट है? एंड देन वर्ड वर्ल्ड दैट स्लीपिंग, और फिर दुनिया जो सो रही है, लास्ट है। हम पढ़ते हैं। द इवनिंग चेंजेस इनटू द नाइट एंड बाय द लाइट ऑफ द मून द ट्रीज स्टे अवेक टू कीप अ वॉच ओवर द वर्ल्ड एज इट स्लीप्स। मतलब क्या है? शाम को रात में बदल जाता है, मतलब जब शाम होती है उसके बाद रात जब हो जाती है तो चंद्रमा क्या करता है? रोशनी से पेड़ों पर जागते रहते हैं, उसके ऊपर लाइट लगा लेते हैं ताकि दुनिया पर नजर रखी जा सके क्योंकि वो सो रहे हैं, है ना। अच्छा, द पोएट सीज द टॉल ट्रीज एज पुअर प्रोटेक्टर्स एंड गार्जियंस। कवि ऊंचे पेड़ों को अपने रक्षक और संरक्षक के रूप में देखता है ना। रक्षक जो हमारी रक्षा करते हैं, संरक्षक जो हमारे गार्जियन होते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। इन whose care we can sleep safely and soundly without any worries। तो जिनकी देखभाल में हम बिना किसी चिंता के सुरक्षित और चैन की नींद सो सकते हैं। मतलब पेड़ों की सहायता से उनके हम आराम से सो सकते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 मतलब थर्ड स्टेंजा का क्वेश्चन करते हैं, उनके क्वेश्चंस करते हैं। पहला है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच राइम विद ईच अदर। तो राइमिंग वर्ड बताने हैं। पहला क्या है? स्काई का क्या हो जाएगा? बाई, रेस्ट नेस्ट, पीपिंग स्लीपिंग। ठीक है, इसकी हिंदी यहाँ पर लिख रखी है मैंने। आकाश का द्वारा होता है, मतलब आकाश। स्काई का होता है, बाई का मतलब द्वारा, रेस्ट का मतलब आराम करना, नेस्ट का मतलब घोषणा, है ना, घोंसला सॉरी। पीपिंग का मतलब झांकना और स्लीपिंग का मतलब सोना। हिंदी लिखा है यहाँ पर, राइमिंग वर्ड है इंग्लिश के, आप देख सकते हो। हिंदी में राइमिंग नहीं बन रहा है क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में राइमिंग बनना चाहिए। बी पार्ट, राइट 5 मोर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स ऑफ योर चॉइस। हम अपने पसंदीदा के 5 और राइमिंग वर्ड बता सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? ईस्ट ट्विस्ट, सिंग रिंग, अर्ली नियरली, बॉल, कॉल, रैट, कैट। सभी का हिंदी पता ही होगा आपको। नहीं पता तो एक बार देख लेना, कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं हम। सेकेंड पार्ट, हु एस बिसाइड्स द टॉल ट्रीज इज टेकिंग लविंग केयर ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ। तो बिसाइड्स का मतलब होता है के बजाय, किसी के अलावा। तो हम पढ़ते हैं वृक्षों के अतिरिक्त, वृक्षों के अलावा संसार की देखभाल करने वाला और कौन है और कैसे है। तो आंसर करते हैं यहाँ पर मून है। ठीक है, सी इज स्प्रेडिंग हर लाइट ओवर द स्लीपिंग वर्ल्ड एट नाइट। तो रात में जब सो रहे होते हैं तो क्या करता है? प्रकाश बिखेरता है चारों तरफ। अब डू यू नो, फिर आ गया, पढ़ते हैं, मजा आएगा। ट्रीज आर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। इंटीग्रल का मतलब इकट्ठा, अभी बताया था मैंने। तो पेड़ क्या है? पूरी दुनिया की इंटीग्रल पार्ट है। देयर आर अ नंबर ऑफ पोएम्स अबाउट ट्रीज। तो बहुत सारे पोएम्स हैं किसके बारे में? ट्रीज के बारे में, पेड़ों के बारे में। वन सच पोएम इज गिवन बिलो। उसमें से एक पोएम नीचे दिया हुआ है, देखते हैं। लिखा है अ ट्री स्टूड सो स्ट्रॉन्ग ऑन टॉप ऑफ अ हिल, it was majestic and handsome, gracious if you will. It was a shelter to some, to others a toy. Just to be with people brought the tree great joy. लॉरेंस सारी ये कहते हैं कि एक पहाड़ी की चोटी पर एक पेड़ इतना मजबूत खड़ा था, यदि आप चाहें तो वह राजसी और सुंदर, अनुग्रहकारी, ठीक है, ग्रेसियस था। यह किसी के लिए आश्रय था, दूसरों के लिए खिलौना। बस लोगों के साथ रहने से पेड़ को बहुत खुशी मिली ना। लॉरेन सारी ने लिखा था ये। लेट अस डू 4.2, देखते हैं हम। यू मस्ट हैव सीन बिग टॉल ट्रीज ग्रोइंग ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड इन सम एरियाज। आप अवश्य ही आपने कुछ इलाकों में देखा होगा, है ना, क्या बड़े बड़े पेड़। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने नोटिस किया? हाउ दीज ट्रीज ऑफर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू ट्रेवलर्स व्हेन द सन इज ब्राइट एंड हॉट इन द समर, और व्हेन दे गेट कॉट इन हैवी रेनफॉल ऑफ अ सडन। मतलब क्या कह रहे हैं कि कुछ इलाके में सड़क के किनारे पर बड़े ऊंचे पेड़ों को उगते देखा होगा आपने। क्या आपने कभी सोचा कि ये पेड़ कैसे यात्रियों को आश्रय, ठिकाना
सुरक्षा प्रदान करते हैं जब गर्मियों में तेज धूप और गर्मी होती है ना, और जब अचानक से बारिश होने लगती है वो फंस जाते हैं तो पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। इमेजिन दैट यू आर अ टॉल ट्री। सोचो कि आप क्या हो, एक बड़े से पेड़ हो। वन डे एन इंजर्ड टायर्ड हंग्री बॉय कम्स रनिंग एंड सिट्स डाउन अंडर द ट्री पंटिंग पफिंग इन पेन। कल्पना करो, सोचो, इमेजिन करो कि आप एक ऊंचे पेड़ हो और एक दिन घायल या थका हुआ या भूखा लड़का दौड़ते हुए आता है और पेड़ के नीचे, है ना, दर्द से कराते हुए जोर जोर से सांसें लेते हुए बैठ जाता है। ही पिक्स अप अ बिग लीफ टू फैन हिम। मतलब क्या है, वह उसे पंखा करने के लिए बड़ा पत्ता उठाता है ताकि वो उसे गर्मी ना लगे। ही कवर्स हिज बाउंड, जो चोट लगा था तो उसके लिए भी लेता है वो, है ना, और विद लीव्स टू स्टॉप द ब्लड एंड टाइज देम विद अ ट्विग। तो वह खून को रोकने के लिए अपने घाव को पत्तियों से ढक देता है और उन्हें टहनी से बांध देता है ना, ट्विग से बांध देता है। ही फोल्ड सम लीव्स इनटू अ कप एंड ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम अ नियर बाई रिवर। वह कुछ पत्तों को एक कप में मोड़ता है और पास की नदी का पानी पीता है। फिर लड़का कुछ देर पेड़ के नीचे बैठता है, ठीक है, डाउन अंडर द ट्री फॉर सम टाइम द ट्री वॉचेस इन साइलेंस। पेड़ चुपचाप देखता रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन 3-4 लाइन्स वट यू माइट हैव फेल्ट एज अ ट्री। 3-4 पंक्तियों में वर्णन करो, डिस्क्राइब करो या डिफाइन करो कि आपने एक पेड़ के रूप में क्या महसूस किया होगा। कि आप पेड़ हो, आप पेड़ होकर कैसा महसूस कर रहे हो, है ना, आप खुद से सोचो। चलो, अप्रिसिएशन आ गया हमारा। उसमें पहला क्या है, या जो भी यहाँ पर इन्होंने ओपन बोर्ड की बुक में लिखा है, पर्सनिफिकेशन, अवतार। पढ़ते हैं हम। व्हेन वी स्पीक ऑफ ए थिंग as if it were a living being, it is called personification of that object। मतलब क्या है, जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं जैसे कि वह एक जीवित प्राणी है तो उसे उस वस्तु का व्यक्तित्व कहा जाता है ना। उदाहरण के लिए देखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से वॉल्स हैव ईयर्स, वी स्पीक ऑफ वॉल्स एज इफ दे वर लिविंग बीइंग्स विद ईयर्स। ठीक है, तो इसकी हिंदी देखते हैं हम। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं तो हम दीवारों की बात ऐसे करते हैं मानो कि वे कानों वाले जीवित प्राणी हैं, मतलब वो सुन रहे हैं, उनके पास कान हैं, ऐसा ही तो सोचते हैं हम। चलो, व्हेन वी से फॉर्च्यून स्माइल्स ऑन दोज हु वर्क हार्ड, वी गिव अ ह्यूमन फॉर्म एंड अ स्माइल टू गुड लक। जब हम कहते हैं कि कड़ी मेहनत करने वालों पर एक किस्मत मुस्कुराती है तो हम सौभाग्य को एक मानवीय रूप और मुस्कान देते हैं, है ना। जब कड़ी मेहनत करने वालों की किस्मत मुस्कुराती है तो सौभाग्य की बात करने लगते हैं, मुस्कान देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी अप्लाई ह्यूमन क्वालिटीज एंड फीलिंग्स टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ क्लियर एंड विविड पिक्चर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और आइडिया। हम उस व्यक्ति, वस्तु या विचार की स्पष्ट और विशद तस्वीर बनाने के लिए मानवीय गुणों और भावनाओं को किसी ऐसी चीज पर लागू करते हैं जो मानवीय नहीं है, मतलब इंसानी नहीं है। विदाउट इंसान, मतलब जिसके अंदर जान नहीं है। Personification expresses the qualities of the personified object as human qualities and relates it to the world of humans. This adds intensity and clarity to an expression. वैयक्ता मतलब क्या है यहाँ पर, पर्सनिफिकेशन एक्सप्रेशन, ठीक है, वस्तु के गुणों को मानवीय गुणों के रूप में व्यक्त करती है और इसे मनुष्य की दुनिया से जोड़ती है। यह अभिव्यक्ति में तीव्रता और स्पष्टता होती है। तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, तीखा, तेज, और क्लियरली तो पता है आपको, स्पष्ट एक्सप्रेशन, है ना। तो एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, क्लियरली दिखाती है ये। पोएट्स ऑफन मेक यूज ऑफ द लिटरेसी फॉर्म। कवि अक्सर इसे साक्षरता रूप का उपयोग करते हैं, मतलब पढ़े लिखे। You will notice that the second and fourth lines of each stanza in the poem and in verse that
एंड विद अ सिमिलर साउंड, है ना। तो आपने देखा होगा कविता के प्रत्येक श्लोक की दूसरी और चौथी पंक्ति में शब्दों के समाप्त होने एक समान ध्वनि के साथ समाप्त होते थे, मतलब जो भी वो शब्द या वो वाक्य खत्म हो रहे थे वहां पर एक जैसे लग रहे थे, है ना, राइमिंग टाइप के लग रहे थे। आगे पढ़ते हैं। द सिमिलर साउंड लेंड अ फ्लो एंड अ राइम टू द लाइन्स एंड मेक देम कैची एंड इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, समान ध्वनि रेखाओं को एक प्रवाह और एक लय देती है और उन्हें आकर्षक और याद रखने में आसान बनाती है। द सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड राइम। पंक्तियों के अंत में समान ध्वनि की कविता, है ना, समान ध्वनि को कविता कहते हैं, राइमिंग कहते हैं ना, राइमिंग एक जैसे समान ध्वनि देते हैं आखिरी में, जो जैसे कहा गया हिंदी में कहते हैं उसी तरह इंग्लिश में भी कहते हैं ना। चलो, द पैटर्न ऑफ द राइम वेरीज फ्रॉम पोएम टू पोएम। ठीक है, तो जो पैटर्न होता है राइम का वो वेरी कर सकता है पोएम टू पोएम। पोएट्स क्रिएट राइमिंग या राइम स्कीम्स ऑफ देयर ओन चॉइस फॉर द डिजायर्ड राइम। तो कवि अपने अकॉर्डिंग, है ना, कविता से क्या करता है, उसकी तुकबंदी करता है, राइम करता है, जो उसे उसने योजना बना रखी हो कि मुझे ऐसा बताना है। वट यू हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। इन द पोएम टॉल ट्रीज द पोएट प्रेजेंट्स एन इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ नेचर। ऊंचे वृक्ष कविता में कवि प्रकृति का एक एकीकृत चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, इट इज हार्मोनियस वर्ल्ड वेयर वेरियस एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर लाइक द क्लाउड्स, बर्ड्स, डे, नाइट एंड मून वर्क इन close association and without any disagreement. It is a pleasant picture of selfless care and protection. कह रहे हैं कि ये एक सामंजस्यपूर्ण, मतलब हारमोनियस दुनिया है जहाँ प्रकृति के, नेचर के विभिन्न अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग चीजें हैं और वस्तुएं जैसे बादल, पक्षी, दिन, रात, चंद्रमा निकट सहयोग में और बिना किसी असहमति से काम करते हैं। मतलब कोई सहमति नहीं होती, फिर भी किए जा रहे हैं, सेवा किए जा रहे हैं, है ना। सेवा मतलब काम ही कर रहे हैं। यह निस्वार्थ देखभाल और सुरक्षा की एक सुखद तस्वीर है। निस्वार्थ मतलब उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, बस वो किए जा रहे हैं। सुरक्षा की एक सुखद तस्वीर है ये एक चीज, है ना, कि बिना लालच के वो हमें ऐसा कर रहे हैं। अब वो तो ऐसा नहीं चाह रहे ना कि आप उनके जड़ों में पानी दोगे, उनकी केयर करोगे, है ना, वो निस्वार्थ कर रहे हैं। द ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एंड गार्ड द वर्ल्ड एज इट स्लीप्स। तो पेड़ पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं और सोते समय दुनिया की रक्षा करते हैं। यही तो हमने सीखा। दे डू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब बदले में वो कुछ नहीं मांगते हमसे, है ना, बदले में वो हमें हमसे कुछ नहीं मांगते। द ट्रीज आर टॉल बट दे आर नॉट प्राउड ऑफ देयर हाइट एंड स्टेचर। मतलब क्या है कि जो पेड़ होते हैं ना, जो ऊंचे पेड़ होते हैं, लेकिन अपनी ऊंचाई या कद पर उन्हें गर्व नहीं होता कि मैं इतना लंबा हूं, इतना ऊंचा हूं, है ना। आगे पढ़ते हैं। इवन द स्मॉल बर्ड्स आर डियर टू देम, छोटे छोटे पक्षी भी उन्हें प्रिय होते हैं। दे लव देम एंड प्रोटेक्ट देम एट नाइट, वे प्यार करते हैं और रात में उनकी सुरक्षा करते हैं। ह्यूमन बींग्स हु आर टॉल एंड पावरफुल लाइक टॉल ट्रीज शुड ऑल्सो बी हम्बल एंड केयरिंग लाइक देम। तो जो मनुष्य ऊंचे वृक्ष के समान ऊंचे और शक्तिशाली हैं, उन्हें भी उन्हीं की तरह विनम्र और देखभाल करने वाले या वाला होना चाहिए। मतलब हमें भी वृक्षों की तरह होना चाहिए, देखभाल करना चाहिए हमें, जैसे वृक्ष करते हैं। टर्मिनल क्वेश्चन आ गया हमारा। टर्मिनल क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनल क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट करते हैं। पहले का ये पार्ट, राइट ए पैराग्राफ ऑफ 20 to 25 वर्ड्स अबाउट द थ्री एक्टिविटीज ऑफ द टॉल ट्रीज एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो कविता में जो लिखे हुए ऊंचे पेड़ों की 3 एक्टिविटी है ना, उसके बारे में हमें 20 से 25 शब्दों का पैराग्राफ लिखना है। तो लिखते हैं हम। द टॉल ट्रीज आर वॉचिंग द क्लाउड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा। जो लंबे पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं, किसको देखते हैं, क्लाउड्स को देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरी स्टेंजा में, दे प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स एट नाइट, तो वो पक्षियों को शेल्टर देते हैं। कहाँ पर? रात में। कब? मतलब रात में देते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरी स्टेंजा में, द ट्रीज आर वॉचिंग पीपिंग ओवर द स्लीपिंग वर्ल्ड, तीसरी स्टेंजा में क्या करते हैं? वो देखते हैं, ठीक है, कि दुनिया कैसे सो रही है ना। देखते हैं मतलब झाग रहे होते हैं। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं। विच एक्टिविटी डू यू अप्रिसिएट द मोस्ट एंड वाई, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन करते हो, सराहना करते हो, और क्यों करते हो? आंसर, नेचर इज प्रेजेंटेड एज एन इंटीग्रेटेड होल, तो नेचर क्या है? इंटीग्रेटेड होल है, इकट्ठा किया गया है सारा, हर जगह नेचर ही नेचर मिला हुआ है। द ट्रीज लविंगली वॉश द क्लाउड्स, जो पेड़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं? बड़े प्यार से बादलों को देखते हैं। द डस्क सेंड्स बर्ड्स टू देयर होम्स इन ट्रीज, शाम ढलते ही पेड़ों में पक्षियों को उनके घर भेज देता है ना। आगे चलते हैं। द ट्रीज मेक द बर्ड्स कंफर्टेबल इन देयर नेट्स, जो नेस्ट होता है उनका, घोंसला होता है, उसमें वो पक्षियों को आराम देते हैं। At night the moon spreads her soft moonlight over the world and the trees silently keep a watch, मतलब क्या है? पेड़ अपने घोंसलों में पक्षियों को आराम देते हैं। उसके बाद क्या था? रात में चांद अपनी कोमल चांदनी दुनिया भर में फैलाता है ना। आगे पढ़ते हैं हम। और पेड़ चुपचाप नजर रखते हैं। इट इज अ पिक्चर ऑफ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस एंड वर्किंग टुगेदर फॉर द अदर्स वेलफेयर, मतलब क्या? यह सामंजस्यपूर्ण, मतलब क्या है? हारमोनियस। को एग्जिस्टेंस का मतलब कॉमन एग्जिस्टेंस, एक दूसरे का होना या पाया जाना। एंड वर्किंग टुगेदर, और एक साथ काम करना। किसके लिए? अदर्स के वेलफेयर के लिए, मतलब अदर वेलफेयर का मतलब होता है दूसरों के कल्याण के लिए, सहायता के लिए। सेकेंड है डिस्क्राइब इन अ फ्यू वर्ड्स द पिक्चर ऑफ नेचर एज प्रेजेंटेड इन द पोयम, तो कविता में प्रस्तुत प्रकृति के चित्र को कुछ शब्दों में वर्णन करना है हमें। आंसर है, नेचर इज प्रेजेंटेड एज एन इंटीग्रेटेड होल, नेचर को इंटीग्रेटेड होल मतलब पूरा इकट्ठा करके बताया गया है। द ट्रीज लविंगली वॉच द क्लाउड्स, जो पेड़ होते हैं प्यार से क्लाउड्स को देख रहे होते हैं। द डस्क सेंड्स बर्ड्स टू देयर होम्स इन द ट्रीज, ये हमने भी पढ़ा है। द ट्रीज मेक द बर्ड्स कंफर्टेबल इन देयर नेट्स, ये भी हमने पढ़ा। एट द नाइट ऑफ द मून स्प्रेड सॉफ्ट मूनलाइट ओवर द वर्ल्ड एंड द ट्रीज साइलेंटली कीप a watch. It is a picture of harmonious coexistence and working together for other welfare, तो इसका आंसर दोनों का सेम कर सकते हैं हम। अब इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं हम। पहला पार्ट खत्म हुआ हमारा, सेकंड पार्ट क्या रहा? पर्सनिफिकेशन एड्स richness to the meaning, makes a thought vivid and clear, and relates an object idea to the word of humans, तो व्यक्तित्व अर्थ में अगर हम बात करें, समृद्धि जो है, ठीक है, रिचनेस, वो जोड़ता है, एक विचार को स्पष्ट और स्पष्ट बनाता है। विविड एंड क्लियर, इस विचार को क्या करता है? बिल्कुल क्लियर बनाता है, अच्छे से दिखाता है, स्पष्ट करके। किसी वस्तु या विचार को मनुष्य की दुनिया से जोड़ता है, ये हमने पढ़ा। थिंक ऑफ सम कॉमनली यूज्ड personification associated with the words given below. The first one is done for you as an example. तो नीचे दिए शब्दों में कुछ जुड़े कुछ सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्तियों के बारे में सोचें, और यहाँ पर जो उदाहरण है, पहला उदाहरण आपके लिए दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है? बुक आर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक हमारे जो है प्रिय मित्र हैं। लव इज क्या है? ब्लाइंड भी होता है, डिवाइन भी होता है, अंधा भी होता है और दिव्य भी होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अवसर, तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, अवसर केवल एक बार ही मिलता है हमें, दस्तखत देता है। अर्थ तो आपको पता ही है, पृथ्वी हमारी, तो अर्थ इज अवर मदर अर्थ, पृथ्वी हमारी माता है, और धरती माता कह सकते हैं हम इसे। टाइम टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम मैचेस ऑन, टाइम डज नॉट स्टॉप,
टाइम स्टैंड्स स्टूड्स स्टिल, तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं। ठीक है, समय ठहर जाता है तो सब कुछ ठहर जाएगा, समझ लो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। चलो, हैव यू एवर ट्राइड टू राइट अ पोएम, क्या आपने कभी कभी कविता लिखने की कोशिश की है? वाई नॉट ट्राई नाउ, अब क्यों नहीं ट्राई करते, अब भी ट्राई कर लो। राइट 4 लाइन्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, तो नेचर के बारे में 4 लाइन्स लिखने हैं आपको। यू मे क्रिएट योर ओन राइम स्कीम, अपनी राइमिंग स्कीम लगा सकते हो आप, जैसे पोएट करते हैं। रीड आउट योर पोएम to a friend and notice how the rhyming words lend an easy flow of your reading, तो ये कविता, खुद की जो कविता होगी बना सकते हो और मित्र को कविता पढ़ो और ध्यान दें कि तुकबंदी वाले जो राइमिंग वाले शब्द होते हैं कितनी आसानी से प्रवाह प्रदान करते हैं। प्रवाह मतलब फ्लो में हमें समझ आते हैं, ऐसे कह सकते हो। यू मे राइट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज और यू मे थिंक ऑफ सम अदर टॉपिक फॉर अ पोएम, तो आप निम्नलिखित में से किसी भी विचार पर लिख सकते हैं या आप किसी कविता के लिए किसी अन्य विषय के बारे में सोच सकते हैं। सन, मून, स्टार्स, नाइट, रिवर, स्ट्रीम, माउंटेन, स्ट्रीम मतलब धारा होता है, बाकी तो सब पता ही होगा। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल पोएम विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ एवरी पेयर ऑफ लाइन्स, तो यहाँ प्रत्येक जोड़ी की पंक्तियों में के अंत में तुकबंदी मतलब राइमिंग वाले शब्दों की एक साधारण कविता का उदाहरण दिया गया है। द सन राइजेज एवरी डे, बेसिक सी बात है, सूरज रोज उगता है। इट ब्राइटन्स एवरी डे, ये हर खाड़ी को रोशन करता है ना, बे मतलब खाड़ी। स्टार्स कम अप एवरी नाइट, हर रात तारे आते हैं। दे आर सच अ वंडरफुल साइट, वह कितने अद्भुत दृश्य हैं, है ना। अद्भुत क्या है, साइट है जो हमें दिखाई देता है, दृश्य है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, यहाँ पर थर्ड लास्ट है हमारा। इमेजिन दैट एज एन एम एल ए यहाँ पर यूज है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होता है, एन, ए का यूज हो रहा है, तो ए के साथ हमारा एन आता है। तो एन एम एल ए ऑफ योर एरिया और एज सरपंच ऑफ योर विलेज पंचायत, यू आर ए टॉल मैन लाइक ए टॉल ट्री, मतलब क्या करें, कल्पना करो कि आप क्षेत्रीय विधायक या ग्राम के सरपंच के रूप में एक ऊंचे पेड़ की तरह ऊंचे आदमी हो। यू मे यू यू हैव बोथ पावर एंड पोजीशन, आपके पास पावर पैसा दोनों है। राइट शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट यू हैव यूज्ड योर पावर टू हेल्प अदर, तो जो आपने अपने पावर पैसा का यूज किया दूसरों के लिए, तो उससे रिलेटेड या उसकी हेल्प से एक पैसेज या पैराग्राफ लिखो, शॉर्ट पैराग्राफ लिखो। तो आंसर लिखते हैं हम, एज द सरपंच ऑफ माई विलेज, जैसा कि मैं गांव का सरपंच हूँ उस तरह से। आई वुड स्टैंड लाइक ए ट्री, मैं पेड़ की तरह खड़ा रहूंगा। आई वुड बी रेस्पेक्टेड, आई वुड बी अ रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ सोसाइटी, मैं सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेड मेंबर बनूंगा या रहूंगा। अच्छा, ऑलवेज स्ट्राइविंग टूवर्ड्स मेकिंग द वर्ल्ड वर्ल्ड एज बेटर प्लेस, मतलब हमेशा दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में प्रयास करता रहूंगा। आई वुड प्रमोट पीस एंड हारमोनी, तो मैं शांति और सद्भाव को बढ़ावा दूंगा। आई वुड यूज माई पावर टू हेल्प पुअर चिल्ड्रेन, मैं अपनी ताकत गरीब बच्चों की मदद करने में लगाऊंगा। आई वुड स्टैब्लिश फ्री एजुकेशन फॉर द पुअर बिकॉज एजुकेशन प्लेज ए ह्यूज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड सोसाइटी, तो मैं गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा की स्थापना करूंगा क्योंकि शिक्षा बच्चों और समाज के विकास में बहुत ही भूमिका निभाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, है ना, कि समाज को सुधारे हम। आई वुड ऑल्सो इरेडिकेट, है ना, माल प्रैक्टिसेस एंड ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी डिस्पाइट द रिबेलियन, मतलब मैं विद्रोह के बावजूद समाज की कुरीतियां जो गंदगियां हैं, रूढ़िवादी मानदंड है ना, कि जो सोच लिया वही चलता आ रहा है, उस सभी को मिटा दूंगा। ठीक है, आई वुड प्रमोट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट विच वुड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन, तो मैं विकास और रोजगार को बढ़ावा दूंगा जो दुनिया को रहने के लिए एक स्वस्थ जगह बना देगा, कि दुनिया में हम आसानी से रह सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, दी एंड। ठीक है, तो जो समझ नहीं आया आपको आप मुझे कमेंट करो, मैं जरूर 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 आपका जवाब दूंगा।
ठीक है, मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखना तो अच्छे से समझ आएगा। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि हमें क्वेश्चन आंसर के पीछे नहीं भागना। आप स्टोरी या जो पोयम है ना, उसको अच्छे से समझो। ठीक है, अच्छे से समझो और सोचो कि क्या कह रहा है, और खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो कि स्टोरी है क्या या पोयम क्या है। क्वेश्चन अपने आप आपका सही बनने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, उसी स्टोरी से तो बनेंगे। स्टोरी पता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप जवाब दे दोगे। ठीक है, मिलते हैं फिर 5th चैप्टर में।